दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत दल बदल कानून क्या है, यह भारतीय संसद द्वारा कब बनाया गया और इस कानून का अधिकार क्षेत्र क्या है तथा इस कानून की क्या क्या सीमाएं हैं और इस कानून के तहत भारतीय राजनीति में जो नया स्वरूप का उदय हुआ है वह भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा साबित हो रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आज हमें दल बदल कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ की क्लास में मिलने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि दल बदल कानून क्या है और यह भारतीय संसद द्वारा कब बनाया गया तथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम विगत कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में दल बदलू नेताओं की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। कोई भी नेता चाहे वह लोकसभा या राज्य विधानसभा का हो, वह चुनाव में जिस दल से उम्मीदवार होता है और एक बार चुनाव जीतने के बाद वह अपने स्वार्थ को महत्व देते हुए कभी भी किसी भी दल में चला जाता है, इन नेताओं को दल बदलू नेता कहा जाता है तथा इस प्रकार की घटना भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का गला घोंट रही है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान में जो हालात हैं उनकी शुरुआत हमें कहाँ से देखने को मिली। भारतीय संविधान ने भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया है और इसके लिए संसदीय व्यवस्था को चुना गया है। संसदीय व्यवस्था में लोकतंत्र को मजबूत रखा जाता है। इस व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर जनता के लिए शासन करते हैं। अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को अपनाया और इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करते हैं। इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को न अपनाकर इसके अप्रत्यक्ष रूप को स्वीकार किया गया है। अर्थात जब जनता सीधे अपने उम्मीदवार को चुनती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, परंतु भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं, इसलिए यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र न होते हुए एक प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का नमूना या उदाहरण पेश करता है। अर्थात जनता स्वयं विधायिका में न पहुंचकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती है और ये प्रतिनिधि असंख्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु कभी कभी ये प्रतिनिधि स्वयं के स्वार्थ के लिए जनता के विश्वास को तोड़कर दल बदल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता अपने उम्मीदवारों को जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जिताती है, वे ही प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपने निजी स्वार्थ के लिए दल बदल लेते हैं, जो कि न केवल जनता के विश्वास का अपितु लोकतंत्र का भी अपमान होता है। अतः इस प्रकार नेताओं के द्वारा किए जाने वाले दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा 1985 में कानून बनाया गया, जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। इसे अधिक कठोर बनाने हेतु संसद द्वारा वर्ष 2003 में इसमें संशोधन किया गया। इस कानून को एक नवीन अनुसूची 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
अर्थात सीधे शब्दों में बात करें तो वर्तमान में जिस प्रकार हम दल बदल की राजनीति को देखते हैं कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद वह अपने स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इस प्रकार के नेताओं को दलबदलू नेता कहा जाता है और ये न केवल जनता के विश्वास को बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं। इस प्रकार दल बदलू नेताओं पर लगाम लगाने के लिए भारतीय संसद द्वारा संविधान में वर्ष 1985 में संशोधन किया गया 52वां, और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इस कानून को और अधिक सशक्त मजबूत बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा वर्ष 2003 में इसे पुनः संशोधित किया गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि दल बदल कानून क्या है। मूल संविधान में दल बदल से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं था। वर्ष 1977 तक केंद्र स्तर पर एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण दल बदल देखने को कम मिला, परंतु इसके बाद गठबंधन की सरकार बनने लगी, जिसके कारण विधायिका के सदस्यों की खरीद फरोख्त प्रारंभ हुई। मूल संविधान में दल बदलू नेताओं को कैसे कंट्रोल किया जाए तथा इन्हें इस प्रकार का कृत्य करने से रोकने के लिए कोई भी प्रावधान संविधान निर्माताओं ने संविधान में नहीं बनाया था तथा 1977 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, जिसके कारण दल बदल की राजनीति देखने को कम मिली। परंतु 1977 के बाद जब गठबंधन की सरकार बनने लगी तो पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए नेताओं को खरीदने लगी तथा इस प्रकार कोई भी पार्टी किसी दूसरे दल की सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से नेताओं को लालच देकर उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने लगी। इस प्रकार दल बदल की राजनीति प्रारंभ होने लगी, जो कि किसी एक सरकार को अस्थिर करने हेतु की जाने लगी, जिसके परिणाम जनता और लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होने लगे। अतः सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने संविधान में 52वां संशोधन करके वर्ष 1985 में संविधान के स्वरूप में एक नई अनुसूची के रूप में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अर्थात वर्ष 1977 के बाद जो दल बदल की राजनीति में वृद्धि देखने को मिली, उस वृद्धि को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में एक नई अनुसूची के रूप में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि विधायिका के सदस्यों की दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित करती है। अर्थात इस अनुसूची में ऐसे प्रावधान किए गए कि चाहे वह संसद अथवा वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो, यदि वह दल बदल करता है तो उसे अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा, उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इसके लिए प्रावधान 10वीं अनुसूची में किए गए। बाद में भारतीय संसद ने इस कानून की कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 2003 में संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया। अर्थात वर्ष 1985 में दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ बनकर तैयार हो गया, परंतु इस कानून में कुछ कमियां थी, जिन कमियों का फायदा उठाकर राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। अतः उन स्वार्थों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से और इस कानून की कमियों को दूर करने के लिए
संविधान में 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में किया गया और दल बदल कानून को अधिक कठोर और मजबूत बनाया गया। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीति में बहुत मशहूर वाक्य आया राम गया राम। यह वाक्य दल बदलू नेताओं पर लागू होता है। यह वाक्य भारतीय राजनीति में वर्ष 1967 में आया, जब हरियाणा के कांग्रेस के नेता श्री गयालाल सिंह हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ जनता पार्टी, फिर थोड़ी देर बाद वापस कांग्रेस में आ गए। अर्थात उन्होंने 15 मिनट के अंदर 3 बार पार्टी को बदला। तब मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि गया राम अब आया राम है। तभी से इस वाक्य का प्रयोग दल बदलू नेताओं के लिए होने लगा और गया राम आया राम एक कहावत हो गई दल बदलू नेताओं के लिए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सांसद तथा विधायकों द्वारा दल परिवर्तन के आधार पर उनकी सदस्यता से उन्हें कैसे अयोग्य ठहराया जाएगा, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों 101, 102, 190, 191 में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 101 और 102 संसद के सदस्यों से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 190 और 191 राज्य विधानसभा के सदस्यों से संबंधित अनुच्छेद हैं, जिनमें इस बात का प्रावधान है कि उनका स्थान कब रिक्त माना जाएगा और उन्हें कब अयोग्य ठहराया जाएगा। इन 4 अनुच्छेदों में संसद ने परिवर्तन किया तथा संविधान में एक नई अनुसूची के रूप में 10वीं अनुसूची को जोड़ा। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। दल बदल अधिनियम के उपबंध, अर्थात इस अधिनियम में क्या क्या उपबंध है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की अयोग्यता से संबंधित उपबंधों का वर्णन निम्नानुसार है। अर्थात किसी भी सांसद अथवा विधायक को कब सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा, इसके लिए कुछ प्रावधान है, जिसमें नंबर 1, यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। अर्थात कोई भी सांसद या विधायक जिस दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतता है और जीतने के बाद वह स्वेच्छा से यदि उस दल की सदस्यता का त्याग करता है तो उस पर यह कानून लागू होगा। नंबर 2, यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो। अर्थात कोई भी नेता यदि अपने दल के लीडर अर्थात व्हिप, जिसे हम सचेतक कहते हैं, के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता अथवा जब भी सदन के अंदर मतदान होता है तो वह पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है और इस संबंध में राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान ना पाया हो। अर्थात जब कोई भी नेता अपनी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध जाकर मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है और इस संबंध में संबंधित पार्टी के नेता उसे 15 दिन के भीतर यदि क्षमादान नहीं करते हैं तो वह भी इस कानून के अंतर्गत आएगा।
नंबर 3, कोई निर्दलीय सदस्य किसी सदन की सदस्यता के निर्हक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। अर्थात कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी जब चुनाव जीतकर जाता है और चुनाव जीतने के बाद वह यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह भी दल बदल कानून के तहत अयोग्य साबित होगा। नंबर 4, किसी सदन का मनोनीत सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। अर्थात जैसा कि आपको मालूम है कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और यह मनोनीत सदस्य यदि 6 माह के बाद किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे भी अपनी सदस्यता से इस कानून के तहत हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार इस कानून के दायरे में 4 उपबंध किए गए हैं जिसके अंतर्गत किसी सदस्य को अपनी सदस्यता से अयोग्य साबित करा दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इस कानून में क्या अपवाद है। नंबर 1, यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। अर्थात किसी भी राजनीतिक दल के यदि 1/3 सदस्य पार्टी से बगावत करके यदि अलग हो जाते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून लागू नहीं होता। 1/3 सदस्यों की संख्या 10वीं अनुसूची में प्रारंभ में थी, परंतु संसद द्वारा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 1/3 के स्थान पर 2/3 कर दी गई। अर्थात वर्तमान में यदि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। नंबर 2, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है। जैसा कि आप जानते हो कि चाहे संसद के अंदर हो या राज्य विधानसभा के अंदर हो, संसद के अंदर सदन का पीठासीन अधिकारी जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, पर यह कानून लागू नहीं होता क्योंकि जब वह अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वह किसी भी दल का नेता नहीं रहता, इसलिए उसे इस कानून से छूट दी गई है। वह किसी भी दल को ज्वाइन कर सकता है, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा क्योंकि अध्यक्ष को, जिसे हम पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं, इस कानून से बाहर रखा गया है। अब हम बात करने वाले हैं निर्धारण प्राधिकारी अर्थात दल बदल कानून का निर्धारण किस प्रकार होता है। दल परिवर्तन से उत्पन्न निर्हरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। अर्थात दल परिवर्तन से जो भी सदस्य अयोग्य साबित होगा इसका निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु किहोतो होलोहन मामले 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि अध्यक्ष भी किसी न किसी दल का नेता होता है और इस प्रकार वह दल बदल कानून के तहत दोषी पाए गए सदस्य के खिलाफ दुष्भावना या पक्षपात कर सकता है। अर्थात प्रारंभ में जब यह कानून बना था तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक
केस पहुंचा था, जिसे क्योतो होलोहन केस के नाम से जाना जाता है। इस केस की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि वह भी एक राजनीतिक व्यक्ति होता है और वह भी पक्षपात कर सकता है। इस प्रकार अध्यक्ष के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत माना। अब हम बात करते हैं कि इस कानून के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। 10वीं अनुसूची से संबंधित नियम विनियम बनाने की शक्ति अध्यक्ष के पास है तथा वह ऐसे नियमों को सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखता है। अर्थात इस कानून के अंतर्गत नियम और विनियम बनाने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास है और इस प्रकार बनाए गए नियमों को वह सदन के समक्ष 30 दिन के अंदर रखता है। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो। अर्थात अध्यक्ष स्वयं संज्ञान में नहीं लेता। जब सदन के किसी नेता द्वारा किसी सदस्य की शिकायत की जाती है तभी अध्यक्ष दल परिवर्तन को संज्ञान में लेता है। जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त होती है तो अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है। अतः दल परिवर्तन का कोई तत्काल और स्वमेव प्रभाव नहीं होता। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि सदन के अध्यक्ष के पास दल परिवर्तन के संबंध में निर्णय देने का प्रमुख अधिकार होता है, परंतु वह कभी भी स्वतः दल परिवर्तन को संज्ञान में नहीं लेता। जब सदन के किसी नेता द्वारा किसी सदस्य की शिकायत की जाती है तब अध्यक्ष संबंधित सदस्य को बुलाता है और उससे पूछता है, उसे अपने पक्ष रखने का मौका देता है और वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजता है। जांच में जब यह सही साबित हो जाता है तब अध्यक्ष अपना निर्णय लेता है और संबंधित व्यक्ति जिसने दल परिवर्तन किया है उस पर दल परिवर्तन कानून लागू होता है कि नहीं होता है, इस संबंध में अपना निर्णय देता है। अतः वह स्वयं दल परिवर्तन को संज्ञान में नहीं लेता। अब हम इस नियम का मूल्यांकन करने वाले हैं कि यह नियम भारतीय राजनीति में किस प्रकार लाभकारी है और इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि इस कानून का उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र में मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धांतिक और अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना और अनैतिक और निजी स्वार्थ के लिए होने वाली दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। अब हम इस कानून के लाभ को देखते हैं। नंबर 1, यह कानून विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। अर्थात यह कानून विधायकों की खरीद फरोख्त, जिसे वर्तमान में हॉर्स ट्रेडिंग नाम दिया जाता है, पर रोक लगाता है और भारतीय राजनीति में स्थिरता प्रदान करता है। नंबर 2, यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात किसी भी पार्टी में जब दल परिवर्तन के आधार पर टूट होती है तो इस कानून के तहत लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा उसे
पुनः समूहन की सुविधा प्रदान की जाती है, अर्थात उस दल की टूट को रोका जाता है। नंबर 3, ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है। बिल्कुल सही। यह कानून जब सांसद और विधायकों की खरीद फरोख्त को असंवैधानिक ठहराता है तो भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार की वृद्धि पर रोक लगती है। अब आलोचना देखते हैं इस कानून की क्या क्या आलोचना है। नंबर 1, यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार, सदविवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया। अतः इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया। अर्थात हम इसे अपनी भाषा में समझें तो पार्टी की गतिविधियों से यदि कोई व्यक्ति या कोई सदस्य असहमत है, ठीक है, और वह पार्टी की गतिविधियों का विरोध करना चाहता है और इस कानून के डर के मारे वह विरोध नहीं कर पाता, इस प्रकार यह कानून सदस्यों की असहमति को उजागर नहीं कर पाता। यदि उनकी असहमति भी यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो पाती तो यह कानून सही रहता। इस प्रकार वह सदस्य यदि पार्टी से बगावत करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इस प्रकार पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं वह सदस्यों को दल बदल कानून के डर दिखाकर अपने अंडर में मनचाहा काम करवाते रहते हैं। नंबर 2, इसने छिटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाई किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल परिवर्तन को कानूनी रूप दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी से अलग होते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यदि 1-2 सदस्य पार्टी से बगावत करते हैं तो उन पर तो यह कानून रोक लगाता है, परंतु जब बड़े पैमाने पर पार्टी में फूट होती है तो उस पर यह रोक नहीं लगा पाता। यह किसी सदस्य द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। अर्थात यदि कोई सदस्य विधानमंडल के अंदर पार्टी के खिलाफ यदि कोई कार्य करता है तो उसे इस कानून का डर रहता है, परंतु यदि वह विधानमंडल के बाहर कोई भी भ्रष्टाचार करता है या कोई भी अनैतिक कार्य करता है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता। अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता पर इसकी 2 आधारों पर आलोचना की जा सकती है। अर्थात हमने पढ़ा कि किस सदस्य पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा कि नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष के निर्णय को भी हम संदेह के आधार पर देख सकते हैं। पहला, वह जब भी इस प्रकार का निर्णय करता है तो उस पर पॉलिटिकल पावर का प्रेशर रहता है। इस संदर्भ में वह अपने विवेक से कोई भी निर्णय नहीं कर पाता। राजनीतिक दबाव में आकर वह हमेशा पक्षपात करता है। दूसरा, उसके पास इस प्रकार के निर्णयों को हल करने का कोई भी विधिक ज्ञान नहीं होता और उसके पास अनुभव की कमी होती है, जिसके कारण वह हमेशा पक्षपात ही करता है। इस प्रकार अध्यक्ष के निर्णय पर भी सवालिया निशान उठते हैं। अब हम बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2003 में संविधान में 91वें संविधान संशोधन को किया गया। इसको करने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, 10वीं अनुसूची की इस आधार पर आलोचना की गई कि वह बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करती है जबकि व्यक्तिगत दल बदल का निषेध करती है। यह हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी पार्टी से 1 या 2 सदस्य बगावत करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू होता है, परंतु जब 2/3 सदस्य बगावत करते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। जबकि इस संशोधन से पहले 1/3 सदस्यों पर यह कानून लागू नहीं होता था। नंबर 2, चुनाव सुधार समिति
1990 में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित की गई चुनाव सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जबकि भारत के विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में और संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट में 10वीं अनुसूची के उन प्रावधानों को हटाने की अनुशंसा की जिससे दल बदल कानून कमजोर होता था। नंबर 3, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने यह भी विचार दिया कि दल बदलू को मंत्री पद अथवा अन्य कोई लाभकारी पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह दंड तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि नए चुनाव के पश्चात नई विधायिका का गठन न हो जाए अथवा जब तक वर्तमान विधायिका का कार्यकाल पूरा न हो जाए। इसे हम अपने शब्दों में समझें तो आयोग ने दल बदलू नेताओं को दंडित करने के लिए यह प्रावधान बताया कि ऐसे सदस्यों को तब तक दंडित करना चाहिए जब तक वे जिस विधायिका से चुनकर आए हैं उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता और नई विधायिका का गठन नहीं हो जाता, तब तक उन्हें संबंधित सदन की सदस्यता से बाहर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 91वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए संसद द्वारा। नंबर 1, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। पूर्व में मैंने आपको बताया कि संविधान की व्याख्या के लिए आयोग गठित किया गया था। उसी आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में मंत्री परिषद का आकार 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। नंबर 2, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है वह किसी भी मंत्री पद को धारण करने के भी लिए अयोग्य होगा। अर्थात जिस व्यक्ति पर दल बदल कानून लागू होता है उस पर दल बदल कानून के अंतर्गत यह प्रावधान करना होगा या इस कानून के तहत प्रावधान किया गया कि उसे मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात राज्यों की विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक मंत्रिमंडल में सदस्य शामिल नहीं होंगे, लेकिन कई छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 सदस्य अवश्य होना चाहिए। तथा यह भी प्रावधान किया गया कि यदि राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य दल बदलू कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है तो उसे कभी भी मंत्री पद प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है वह किसी भी लाभ के पद को धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा। अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य यदि उस पर दल बदल कानून लागू होता है तो वह सदन की सदस्यता से तो अयोग्य ठहराया जाएगा ही, साथ में वह दूसरा कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नंबर 5, दल परिवर्तन विरोधी कानून पहले 1/3 सदस्यों की टूट पर संरक्षण प्रदान करता था, अब उसे संशोधित कर 2/3 कर दिया गया। अर्थात 10वीं अनुसूची के तहत
किसी पार्टी के यदि 1/3 सदस्य पार्टी से बगावत करते थे तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता था। इसे संशोधित कर 1/3 सदस्यों की जगह पर 2/3 सदस्य कर दिया गया। अर्थात यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी से बगावत करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इस प्रकार आज हमने दल बदल कानून को विस्तार से समझा।